ओके सो भाई साहब हमने देखा कूलम किसका यूनिट है, व्हाट इज कूलम यूनिट किसका है, किसका यूनिट है कूलम, चार्ज का, ठीक है। कूलम इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड टू लाइक पॉइंट चार्जेस अगर हैं तो अगर हमने उन दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है और उन दोनों के बीच में 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स डेवलप हो रहा है तो ये दोनों चार्ज 1 कूलम के होंगे, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या था भाई साहब, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज बाय पोजेस्ड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहां पे अगर हम n करेंगे तो यहां पे आएगा कितना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके वोल्ट, भाई साहब वोल्टेज क्या है, तो आपने देखा रहेगा ऐसे बहुत जगहों पे हाई वोल्टेज, डेंजर, 10,000 वोल्ट्स वगैरह। वोल्ट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हम बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस वो रीजन होता है जिसके वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं। तो डिफरेंस जैसे आपने देखा कि भाई साहब एक जगह से दूसरी जगह पे, कल हमने देखा कि अगर किसी पेन को रोल कर दूं तो हायर हाइट से लोअर हाइट में वो रोल डाउन कर रहा है, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी में एक डिफरेंस है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का भी मुख्यतः रीजन होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। एक बैटरी तब तक काम करेगी जब तक उसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में एक डिफरेंस रहेगा। जिस दिन ये डिफरेंस समाप्त, वो बैटरी भी भाई साहब काम करना बंद कर देगी, ठीक है, इट विल स्टॉप वर्किंग। ओके सो साइंटिस्ट हु डिस्कवर द वोल्टाइक सेल, तो आपके भाई साहब वोल्टाइक सेल होते हैं, ये आपका सेल हो गया बेसिकली, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली चार्ज क्यू एंड वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, ये कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज होता है। देखो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इसको लिख लीजिए भाई साहब, V इज इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। इस V को अपन किस में नापते हैं भाई साहब, दिस V इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, दिस W इज मेजर्ड इन जूल्स, ठीक है, एंड दिस Q इज मेजर्ड इन कूलम्स, ठीक है। और सबके सब भाई साहब आपके साइंटिस्ट के नाम है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द वर्क डन, ठीक है, if in carrying a charge of 1 coulomb the work done is 1 joules, then the potential difference that has been created is 1 volts. Clear है? Are we clear on this one people? ठीक है, चलिए इसको लिखिए फटाफट, 1 volt। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो यहां पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाई कूलम। दस 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, in a current carrying conductor where 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। तो 1 जूल काम हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज का डेफिनेशन है। ये जो वोल्ट है ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में where 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। अगर भाई साहब ये जैसे आप देखोगे 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है 1.5 वोल्ट की, इसका मतलब क्या होगा, 1.5 joules of work is done in carrying a charge of 1 coulomb from this point to this point। अगर कोई 3 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 joules of work is done in carrying a point charge from this point to this point। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
सीबीएसई में कौन एब्सेंट है? आप लोगों में कौन खुले? ठीक है, डन भाई साहब, आर बी डन डन डन। चलिए, 1 वोल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 जूल पर कूलम। ठीक है, 1 मिली वोल्ट क्या हो जाएगा? देखो, मिली किलो होता है 10⁻³ मिली होता है 10⁻⁻3। तो यहाँ पे 1 मिली वोल्ट विल बी इक्वल टू 1/1000 वोल्ट। ठीक है, 1/1000 वोल्ट। ठीक है, सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻³ वोल्ट या 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हैं। 1 मिली वोल्ट विल बी इक्वल टू 1/1000 वोल्ट, दैट इज 1/10⁻³ वोल्ट और 10⁻³ वोल्ट। चलिए फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब इसको, क्विक क्विक जल्दी। और सर सब ठीक ठाक? नहीं, वन किलो वोल्ट कितना हो जाएगा? 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, 1 किलो वोल्ट विल बी 1000 वोल्ट, सिंपल। ओके, 1 मेगा वोल्ट, ठीक है, 1 मेगा वोल्ट विल बी 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, 1 मेगा वोल्ट विल बी 10⁻6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट विल बी इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट एंड मेगा। अभी देखो यहाँ पे जो मेगा है ना, दिस इज इन कैपिटल एम, और ये वाला जो है वो स्मॉल एम में है। तो मिली और मेगा में भाई साहब फर्क समझ लीजिए। कैपिटल एम अगर होगा तो वो मेगा होगा, दैट इज 10⁻6, और स्मॉल एम अगर होगा तो वो मिली होगा। ठीक है, दैट इज 10⁻⁻3। ओके, एम्पियर, एम्पियर बेसिकली क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं भाई साहब? एम्पियर्स में। ठीक है, सो एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये भाई साहब किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का यूनिट है। एम्पियर इज द यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके, सो इट इज नेम्ड ऑब्वियसली आफ्टर द साइंटिस्ट एम्पियर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज अगर Q है, ठीक है, तो टाइम अगर T है, लेट्स से Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फॉर टाइम T, तो करंट कितना हो जाएगा? Q/T। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। डन डन डन। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ओके, सो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर किसकी वैल्यू है भाई साहब? इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर, तो हम इसको 1 कैपिटल ए में लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये सब आपके कैपिटल लेटर्स में होंगे। ठीक है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज द करंट, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड
बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, ये सब आपके भाई साहब यूनिट्स हो गए। 1 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा? 1/1000 एम्पियर, दैट इज 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, मैथ द फॉलोइंग भाई साहब। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होगा बताओ फटाफट फटाफट। इलेक्ट्रिक करंट का अभी पढ़ा भक्त, क्योंकि नोट नहीं करता है तू। हाँ बता। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर अभी तो पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक करंट का भाई साहब हो जाएगा एम्पियर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आरुष, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन कूलम्स। ओके, ठीक है भाई साहब। पोटेंशियल डिफरेंस आई वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट विल बी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंट विल बी वोल्ट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। सो एम्पियर हो गया भाई साहब, इलेक्ट्रिक चार्ज का भाई साहब हो गया कूलम्स, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया वोल्ट। चलिए भाई साहब, अभी आपका यहां पे करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू, करंट इज बेसिकली I, ये हो गया आपका Q बाई T, है ना भाई साहब। और वोल्टेज क्या है? W बाई Q, है ना। तो आप भाई साहब W को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W को अपन क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। और यहां पे भाई साहब Q को क्या लिख सकते हैं? I इंटू T। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। और तीसरा आपका क्या आ जाएगा भाई साहब? Q इज इक्वल टू NE। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q विल बी इक्वल टू N इंटू E। E है भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलिए इस पे सवाल करेंगे अपन फटाक से। ये सवाल करना जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहां पे आपका भाई साहब क्या है? करंट कितना दिया हुआ है? I, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 एम्पियर्स इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब हो गया आपका टाइम का वैल्यू हो गया 10 मिनट्स। इसका भाई साहब सेकंड्स में वैल्यू निकालिए। 10 इंटू 60 सेकेंड्स, दिस विल बी 600 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है भाई साहब? तो I की वैल्यू हो गई भाई साहब Q बाई T। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I इंटू T। I की वैल्यू है 0.5 इंटू T, दैट इज 600। ये हो गया आपका कूलम्स में। तो ये हो गया आपका 5 6 30। ठीक है, 5 6 30, और ये 3 जीरोस होंगे भाई साहब, ये 2 जीरोस और 5 6 30। तो एक्चुअली में कितना हो गया? 300 पॉइंट। तो ये हो गया आपका 300 कूलम्स। दिस इज 300 कूलम्स। Q की वैल्यू हो गई। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो दिस इज 300 कूलम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आतम? ओके ओके ओके। तो करंट की वैल्यू हो गई, टाइम की वैल्यू हो गई इतनी। तो फाइंड चार्ज, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT। तो Q की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 300 कूलम्स। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम्स। तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 2 कूलम्स। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो मतलब आपका वोल्टेज V1 की वैल्यू कितनी है? 128 वोल्ट, और V2 की वैल्यू कितनी है? 118 वोल्ट। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ? ये पोटेंशियल 1 है, ये पोटेंशियल 2 है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस V will be equal to obviously V1 minus V2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, so this will be 128 volts minus 118 volts, that's going to be how much? 10 volts। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भाई साहब क्या होता है? V is equal to W वर्क डन अपॉन Q। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ मच वर्क इज डन। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इंटू Q। V की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? 10। ठीक है, और Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? 2। तो यहाँ पे हो गया आपका 20। वर्क डन का भाई साहब यूनिट क्या होता है? जूल्स। तो ये हो गया आपका 20 जूल्स। वर्क डन इज 20 जूल्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। तो चार्ज हो गया आपका 2 कूलम्स, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भाई साहब आपका 10 वोल्ट का। टू फाइंड, यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू विल हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। तो वर्क डन हो गया V इंटू Q। तो ये हो गया 10 इंटू 2, तो ये हो गया 20 जूल्स। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे Q की वैल्यू क्या होती है? Q की वैल्यू होती है N इंटू E। ठीक है,
तो यहाँ पे n की वैल्यू कूलम और अपॉन E। यहाँ पे कूलम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये हो गया कूलम्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कूलम कूलम कैंसिल कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 0.625, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अपन अगर इसको अपन ने इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा। तो दिस विल बी, इसको याद रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, इतना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया भाई साहब। ठीक है, शो दैट 1 एम्पियर इज इक्वलेंट टू द फ्लो ऑफ, तो इसका मतलब 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, देखो करंट, करंट इज व्हाट, यहां पे अपन इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू दिस मच ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। 1 एम्पियर इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, शो दैट 1 एम्पियर, तो आपका 1 एम्पियर का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब, सो दिस विल बी 6.25 into 10, so number of electrons constituting 1 coulomb of charge is this much. ठीक है, how much work is done in moving a charge of magnitude 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volts? बहुत आसान है भाई साहब, भाई तू करेगा इसको, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। तिवारी क्या हो रहा है, तुम लोग क्लास कितने बजे गए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो यहां पे चार्ज देखो कितना है, चार्ज आपका है 2 कूलम्स। ठीक है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस कितना है भाई साहब 12 वोल्ट्स का। हाउ मच वर्क इज डन, तो V क्या होता है W बाई Q, है ना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा V इंटू Q, V की वैल्यू कितनी है 12 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया आपका कितना 24, और क्योंकि वर्क डन है तो ये जूल्स में आएगा भाई साहब 24 जूल्स। यही आंसर आया था तब, तो यहां पे आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, दैट इज 24 जूल्स। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। चलिए फटाक से, हो गया, डन डन डन।
हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब कितना हो जाएगा, hey, पांडे, ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज। यहां पे इतने सारे स्टूडेंट है, अगर मैं बोलूं ईच स्टूडेंट मतलब, हाँ सेम, हाँ सभी बच्चे डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं बोलूं ईच स्टूडेंट मतलब क्या है, एक बच्चा, हर एक बच्चा ना, हर एक बच्चे को ये टेस्ट देना पड़ेगा। ईच स्टूडेंट हैज टू अपीयर फॉर अ टेस्ट, तो मतलब हर एक बच्चे को टेस्ट देना पड़ेगा। तो एक मतलब समझ में आ रहा है, ईच मतलब 1 हो गया। तो यहां पे अगर बोला जाए ईच कूलम मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 1 कूलम। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्यू की वैल्यू यहां पे 1 कूलम हो गई, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, आपका वोल्टेज यहां पे क्या है, 6 वोल्ट है। अभी आपको यहां पे, अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ mgh, तू, अरे वो पोटेंशियल एनर्जी है भाई साहब, यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। यहां पे देखो आपने क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू W बाई Q होता है ना। तो वर्क डन V इंटू क्यू, वर्क डन, वर्क और एनर्जी का आपका 9th में पोर्शन था, और आप लोगों का ये चैप्टर हो चुका है, अभी अभी तरोताजा किया है आपने, लेकिन आप फिर भी रिकॉल नहीं कर पा रहे। वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग्स। वर्क की जो वर्क डन है वही तो है भाई साहब, एनर्जी क्या है वही तो है, वर्क डन एंड एनर्जी आर द सेम थिंग्स। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल में सिर्फ शब्दों का खेल है। वर्क डन एंड एनर्जी, जैसे यहां पे ईच कूलम बोला है, ईच कूलम मतलब 1 कूलम हो जाएगा क्यू का वैल्यू, और वर्क डन एंड एनर्जी इज द सेम थिंग, ठीक है। तो आपका एनर्जी यहां पे कितना हो जाएगा, वर्क डन लिख दो भाई साहब, वर्क डन विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू, या एनर्जी लिख दो भाई साहब V इंटू क्यू, ठीक है। V की वैल्यू यहां पे कितनी है, 6, और ये है 1 जूल्स में आ जाएगा, ये 6 जूल्स। तो यहां पे ये जो एनर्जी का बोलना या ईच कूलम का बोलना, ये आपको बेसिकली डेविएट करने के लिए, भ्रांत करने के लिए, अदरवाइज सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। एक लाइन का सवाल है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। सो चार्ज हो गया 1 कूलम का, एनर्जी गिवन तो वी क्यू, तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया 6 जूल्स, दस एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज 6 जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। चलिए फटाक से भाई साहब, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, डन डन डन। How many electrons are flowing per second past a point in a circuit in which there is a current of 5 amperes? यहां पे भाई साहब आपका करंट का वैल्यू, I का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर्स, ठीक है। टाइम यहां पे कितना है, टाइम कितना है, जैसे अभी आपको मैंने बोला कि ईच कूलम मतलब क्या होगा, 1 कूलम, तो यहां पे पर सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेकंड, ठीक है। यहां पे जो पर सेकंड है तो इसका मतलब हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, सिंपल। पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पूछी गई है भाई साहब, बात क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, आई इंटू टी, ठीक है। आई की वैल्यू है 5 और ये 1। अभी क्यू का जो यूनिट होता है वो कूलम्स में होता है, तो दिस विल बी 5 इंटू 1 कूलम्स, तो ये हो गया आपका 5 कूलम्स, ठीक है।
अभी Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू ई, ठीक है। Q होता है भाई साहब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो N इंटू ई इज इक्वल टू 5 कूलम्स, N इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स इज इक्वल टू 5 कूलम्स। सो देयरफॉर N की वैल्यू क्या हो गई, 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। अभी देखो यहां पे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0.625 इंटू 10 रेज टू 19, या जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 रेज टू 18, ठीक है। तो यहां पे इसको अपन क्या लिखेंगे, 5 इंटू 6.25 इंटू 10 रेज टू 18। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। ये इस वैल्यू को याद रखिए, 1 बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ठीक है। अच्छा आदि, तुम लोग में से आदित्य भगत भी एब्सेंट है ना, नहीं तुम्हारा तो 12th में है, सॉरी, ठीक है। ओके, तो 5 इंटू 6.25 इंटू 10 रेज टू 18, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 6 5 जा 30, 31, तो ये हो गया आपका 3.125 इंटू, अपने भाई साहब इसको इधर ले लिया, इंटू 10 रेज टू 19, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। 1 बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 का भाई साहब वैल्यू याद रखिएगा, इट विल बी 6.25 इंटू 10 रेज टू 18, ठीक है, इतना वैल्यू याद रखिएगा। तो आपका हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, QIT, तो IN हो गया, तो दिस विल बी 31.25 इंटू 10 रेज टू 18, ठीक है। या आप लिख सकते हैं 3.125 इंटू 10 रेज टू 19 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए फटाफट करना है भाई साहब सवाल, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी। हो गया, डन 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 डन। अरे भाई साहब आर वी डन, जल्दी करना है जल्दी। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट्स मेन, तो आपका वोल्टेज का सप्लाई कितना है भाई साहब, 230 वोल्ट, ठीक है। अ करंट ऑफ, आपका भाई साहब करंट दिया हुआ है कितना है, 8 एम्पियर्स, ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लोज टू द सर्किट इन ईच सेकेंड, चार्ज कैलकुलेट करना है, मतलब क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ए में, ठीक है, ए में आपको क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपका भाई साहब, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, ईच सेकेंड बोला है ना भाई साहब, ईच सेकेंड, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी हो गई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है 1 सेकेंड, सिंपल है भाई साहब। करंट क्या होता है, Q अपॉन T, तो आपका Q कितना होगा, I इंटू टी, आई की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 8, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स, तो 8 कूलम्स, ये हो गया भाई साहब 8 कूलम्स। क्लियर है, आर वी क्लियर। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर इन ईच सेकेंड, अभी आपको यहाँ पे एनर्जी पूछिए, एनर्जी मतलब होता है आपका वर्क डन, और वर्क डन होता है भाई साहब क्या, आपने पढ़ा अभी V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, दिस विल बी V इंटू क्यू। वोल्टेज यहाँ पे कितना है 230 वोल्ट, और आपका Q का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है 8, है ना, तो यहाँ पे हो गया 0 3 जा 0, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 17 18, ये हो गया आपका जूल्स में, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर इन ईच सेकेंड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, चार्ज हो गया, एनर्जी हो गया,
ठीक है, यहाँ पे आपका Q इज इक्वल टू आई टी, तो आपका हो गया 8 कूलम्स। वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1840 जूल्स। चार्ज फ्लोइंग अराउंड द सर्किट इज 8 कूलम्स, एनर्जी ट्रांसफर टू द हीटर इज 1840 जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? हम एब्सोल्युटली क्लियर हम, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। ओम्स लॉ, ये भाई साहब देख रहे हैं, ये बहुत स्मार्ट इंसान है, ठीक है, इनका नाम है ओम, ठीक है, OHM, ठीक है, ओम, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है भाई साहब, सिंपल सा लॉ है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, V जो है वो IR के बराबर होगा, ठीक है। तो अभी आपको बता दूं यहाँ पे, तो किसी भी, समझ लो ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, पहले आपको ये बता दूं कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट एक रेजिस्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने की कोशिश करेगी तो इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे समझो आप जब मूवमेंट करते हैं तो फ्रिक्शन होता है। व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग, जब आप चल रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे और जमीन के बीच में एक फ्रिक्शन होगा। कोई गाड़ी चल रही है तो जब वो गाड़ी आगे जा रही है तो रोड के और टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। क्या ये हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई चीज रुकेगी ही नहीं, वो चलती रहेगी, है ना। किसी बॉल को आपने, फुटबॉल को आपने लात मारा, कुछ देर तक वो गया और वो अपने आप रुक जाएगा। वाई? बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग बॉल एंड द ग्राउंड सरफेस। आप जब ब्रेक सप्लाई करते हो, ठीक है, साइकिल में, तो वो साइकिल रुकता है क्योंकि ब्रेक और साइकिल के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन। जिस तरह से मूवमेंट में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जो मूवमेंट को अपोज करता है, इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है, उसको भी एक प्रॉपर्टी अपोज करती है, उसके मोशन को भी एक प्रॉपर्टी अपोज करती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये जो अपोजिंग फोर्स है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। आपके किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको जो अपोज करता है, वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। सो रेजिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विद इन अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और ये होगा ही होगा, कितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, थोड़ा बहुत उसको अपोज करेगा ही करंट के फ्लो को, ठीक है। ओके, ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। एक्चुअली यहां पे बोला क्या जा रहा है कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट एक कंडक्टर से जो पास हो रहा है वो बढ़ेगा। द मोर इज द पोटेंशियल, द मोर इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, अगर आप पोटेंशियल को कम कर रहे हैं तो भाई साहब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल ऑल्सो बिकम लेस, ठीक है। सो हम यहां पे ओम्स लॉ को ले देकर ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोथ दीज क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्लियर है भाई साहब। तो ओम्स लॉ जो ये दो क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, ये दो क्वांटिटीज क्या क्या है भाई साहब, वोल्टेज और करंट। जहां पे मैं नोट करने बोलूं वहां पे नोट करो, ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपका क्रक्स है उसी को नोट कीजिए, अभी फिलहाल इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो ओम्स लॉ बेसिकली दो क्वांटिटीज पे है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर में करंट बढ़ेगा, अगर करंट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका समझ लीजिए यहां पे, अभी देखो ये हम जनरली यहां पे भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हम जनरली कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। हम किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको ही कंसिडरेशन में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझो ये भाई साहब एक स्विच बोर्ड है, इसमें से करंट इस तार से जा रहा है एसी में। एसी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एसी हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, लेकिन क्या इस तार में भी रेजिस्टेंस रहेगा? रहेगा भाई साहब, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो रहेगा ना। अभी समझो वहां से तार यहां तक आ रहा है, ठीक है, तो क्या इतने लंबे तार में रेजिस्टेंस रहेगा? रहेगा भाई साहब, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ इसका ही रेजिस्टेंस ले रहा हूं या सिर्फ इसका ही रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है। इन सब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का रेजिस्टेंस ही हम जनरली लेते हैं। हम जो कंडक्टिंग वायर्स हैं उनके रेजिस्टेंसेस को जनरली कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है जिसमें एक बल्ब जल रहा है। आप बोलोगे कि भाई साहब ये बल्ब ही रजिस्टर है, इसी में रेजिस्टेंस है, लेकिन ये पूरे तमाम तार में भी रेजिस्टेंस है।
कम है, ठीक है, कम है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस तो है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके। ओम्स लॉ भाई साहब क्या बोलता है, व्हाट इज ओम्स लॉ? ठीक है, सो ये आपका देखिए, जैसे हमने यहाँ पे इसके पहले क्या देखा, एक बैटरी लगी हुई थी तो ये बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है, तो ये देखो एक बैटरी लगी है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। अभी आपने दो सेल्स लगा दिए तो ज्यादा ग्लो करेगा, इट विल ग्लो मोर, ठीक है, क्योंकि करंट बढ़ गया। इसी जैसे 3 लगा दिए तो इट विल ग्लो मोर, ठीक है। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। यहां पे एक कंडीशन आपकी लगती है, वो है टेम्परेचर की, ठीक है। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के, मतलब वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन यहां पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर अगर गड़बड़ हो गया तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर इसीलिए देखो अक्सर बोला जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं बहुत देर से तो उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, ठीक है। बहुत देर चलने के बाद टीवी गर्म हो जाती है, बहुत देर चलने के बाद थोड़ा सा एसी भी गर्म हो जाएगा, बहुत देर चलने के बाद कोई पंखा भी गर्म हो जाएगा, और जैसे जैसे वो गर्म होगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, और अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ज्यादा बिजली की खपत होगी। इसीलिए आप जो है तो इन सब चीजों को कूल डाउन कर देते हैं, इन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए बंद करना जरूरी होता है, ठीक है। कंटिन्यूस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं चलाना चाहिए, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो यहां पे भाई साहब करंट विच फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to voltage if the temperature remains constant. Current flowing through a conductor is directly proportional to voltage provided the temperature remains constant. अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है, तो दिक्कत है, ठीक है, तो फिर आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है भाई साहब? ये आपका हो गया ओम्स लॉ। तो लेंथ, अभी आपका जो रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें हैं भाई साहब। आपका जो कंडक्टर है उसका लेंथ वही होना चाहिए, जो तारें आपने खींची हैं कंडक्टर को, मतलब जो ये आपके तार हैं, आपके स्विच बोर्ड से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, उस तार का लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ लो ये तार है, जो मोटा तार है या पतला तार है जो भी है, ठीक है, ये इसका एरिया, एक तार है तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। टेम्परेचर ये कांस्टेंट होना चाहिए और मटेरियल ये कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा तार भाई साहब कॉपर का बना है, आधा एल्यूमिनियम का बना है और आधा भाई साहब आयरन का बना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉपर, थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम, ऐसा नहीं, एक कांस्टेंट तार है जो एक कांस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है। सो दीज आर द कंडीशंस, ठीक है। लेंथ, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल दे रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ओके। ओके ओके ओके, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या क्या चीजें देखिए, हम ज्यादा करके टेम्परेचर की ही बात करते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि आप अगर कोई तार बना रहे होंगे तो उसको कॉपर से ही बनाएंगे, ऐसा किसी ने तार तो बनाया नहीं, थोड़ा सा कॉपर लिया फिर थोड़ा सा आयरन लिया, फिर ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, जनरली, ठीक है। मटेरियल एक ही चीज का होता है, कॉपर से। कौन सा बेस्ट कंडक्टर है? आप कॉपर को ही क्यों यूज करते हैं? क्या आयरन में से नहीं होगा? होगा, लेकिन हाँ अफोर्डेबल है, लेकिन विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है वैसा, ठीक है। चांदी के हम बर्तन बनाते हैं या चांदी का चम्मच बनाते हैं या चांदी के आपके जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वही इतना महंगा आता है। आप समझ लीजिए इतना सारा तार इतने जगहों पे है, तो उसका अगर हम चांदी का तार बना लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। हालांकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कॉपर एक सस्ता और किफायती उपाय है। कॉपर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर और सस्ता है, इसलिए हम इसको जनरली यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये तो एक ऐसा चीज है कि ये तो कांस्टेंट रहने ही वाला है। कभी आपने ऐसा तार तो देखा नहीं होगा कि अलग अलग जो चीजों से जोड़कर थोड़ा सा एल्यूमिनियम, थोड़ा सा कॉपर, थोड़ा सा आयरन, ऐसा तो तार होता नहीं है, तो कॉपर का ही होता है। टेम्परेचर जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है भाई साहब, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप जनरली देखोगे कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कांस्टेंट ही होता है,
ऐसा तो नहीं कि तार यहाँ पे मोटा है, फिर यहाँ पे भाई साहब पतला हो गया है, फिर यहाँ पे भाई साहब और मोटा हो गया है, ऐसा नहीं होता है ना भाई साहब। ठीक है, जो भी आपके तार होते हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सर्किट सेम ही होता है। ठीक है, ये सब क्यों कनेक्टेड है ये हम देखेंगे। ऑल दीज आर डेफिनेटली थिंग्स विच वी विल कंसिडर लेटर। लेंथ तो जो आपका होगा होगा ही, तो जो आपका उभर कर आता है जनरली हम यहाँ पे टेम्परेचर को लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है किसी भी आप अगर देखो कि भाई साहब आपके घर में बहुत देर से टीवी चल रहा होगा, आप टीवी के पीछे हाथ रखकर देखिए गर्म हो गया रहेगा, है ना, या आपका कंप्यूटर बहुत देर से चल रहा होगा वो भी आपका गर्म हो गया रहेगा। स्वाभाविक सी बातें हैं। इस एसी पे भी अगर मैं थोड़ी देर बाद हाथ रखकर देखूंगा तो वो गर्म हो जाएगा। क्यों? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जब बहुत देर तक चलना होता है तो उसमें काफी जोर से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत देर से मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इनको रेजिस्टेंस मिलता है, तो वो गर्म होना स्वाभाविक है। किसी भी मूवमेंट में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए इस पूरे डेफिनेशन में इन सब चीजों को नहीं बोला गया है, लेकिन टेम्परेचर को उठाया गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर में अगर भाई साहब ऊपर नीचे होगा तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference provided the temperature remains constant। जैसे जैसे आप potential difference को बढ़ाएंगे, जैसे एक बैटरी थी तो बल्ब ग्लो कर रहा था, उसमें एक certain amount of current flow हो रहा था, 2 बैटरी लगा दी तो और ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, 3 बैटरी लगा दी तो और ज्यादा करंट फ्लो करेगा क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। सो द मोर इज द वोल्टेज, द मोर इज द करंट दैट फ्लोज टू द कंडक्टर, the lesser is the voltage, the lesser is the current that flows to the conductor। Are we clear on this one people? ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका V by I इज इक्वल टू भाई साहब हो जाएगा कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस V by I का जो रेशियो है इसी को, इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके ओके ओके। सो V इज इक्वल टू I इंटू R, या हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू I R, वेर R दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ का क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वेर I इज द करंट विच फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलिए रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी समझ लो ये कोई कंडक्टर है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है तो भाई साहब चितर बितर घूम रहे हैं। ठीक है, चितर बितर घूम रहे हैं। आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे मतलब आपने इस कंडक्टर को उठाकर एक सर्किट में डाल दिया है। ठीक है, इस कंडक्टर को उठाकर सर्किट में डाल दिया, तो अभी क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, दे विल ऑल मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब एक डायरेक्शन में। व्हेन एटम्स आर मोर रेजिस्टेंस इज मोर। अभी देखो एक जो कंडक्टर होता है, तो चलिए ये तो हमने माना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्या इन इलेक्ट्रॉन्स का टकराव नहीं होगा? भाई साहब क्या इनको एकदम स्मूथ एकदम खाली रास्ता मिल जाएगा? नहीं। ठीक है, तो टकराएंगे ही। अभी भाई साहब अगर आपके 10,000 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उसमें से 100 तो टकराकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, बाकी चलिए 9,900 पहुंच गए, लेकिन 100 का तो टकराव होगा ही, और जब वो टकराएंगे किसी एटम से तो टकराने से हीट जनरेट होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हर बार जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, देयर सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद एटम्स। तो इस कोलिजन से भाई साहब आपका रेजिस्टेंस तैयार होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। व्हेन एटम्स आर मोर, रेजिस्टेंस इज मोर। ठीक है, करंट इज लेस। व्हेन एटम्स आर लेस, रेजिस्टेंस इज लेस। अगर एटम्स आपके कम होंगे तो रेजिस्टेंस लेस होगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। उधर भी येलो येलो, इधर भी येलो येलो, काफी येलो येलो हो रहा है। ओके, करंट इज मोर, द प्रोबेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। देखो हमारा जो मैकेनिक्स मतलब समझते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडीज जो होता है। ठीक है, मैकेनिक्स में जिस चीज को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिस चीज को अपन फ्रिक्शन बोलते हैं, मैकेनिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडीज। ठीक है, किसी भी बॉल का मूवमेंट होना, किसी इंसान का मूव होना, किसी व्हीकल का मूव होना, किसी साइकिल का मूव होना, किसी ट्रेन का मूव होना, तो मैकेनिक्स इज दैट। मैकेनिक्स में जो कॉन्सेप्ट आपका फ्रिक्शन होता है, वही आपका इलेक्ट्रिसिटी में वही कॉन्सेप्ट आपका भाई साहब किसका होता है? रेजिस्टेंस का। ठीक है, बोथ अपोज द मोशन। फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है? इट अपोजेस
द मोशन ऑफ बॉडीज, इट अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडीज, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या करता है भाई साहब, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? इसको लिख लीजिए भाई साहब। मैकेनिक्स में जिस चीज को आप फ्रिक्शन बोलते हैं वही चीज इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस कहलाती है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? इट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग बॉडीज, ठीक है, इट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग बॉडीज। और वही चीज रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है? अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, या हम बोल सकते हैं अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डन 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 भाई साहब। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है भाई साहब? आपका ओम्स, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम्स। और इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओम्स बोलते हैं, OHM। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। कैपिटल आर में इसको अपन लिखते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली वोल्टेज बाई करंट। अभी आप इसको समझिए, इसका यूनिट है ओम्स, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट, इसका यूनिट क्या है? एम्पियर्स, ठीक है। सो अभी इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम इफ 1 वोल्ट ऑफ करंट, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू इट। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं भाई साहब। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर by applying a potential difference of 1 volt, then the resistance in the conductor is of 1 ohms, ठीक है। इस तरह से आप इसको भाई साहब डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं किसमें? ओम्स में। वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट्स में। और करंट को मेजर करते हैं अपन एम्पियर्स में, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। इफ पोटेंशियल, तो इसी से देखो आपका डेफिनेशन आ गया। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, if potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, then the resistance of the conductor is 1 ohm। ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। if the potential difference across both the ends of a conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, then definitely the resistance to the conductor is that of 1 ohm। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब आते हैं भाई साहब, कौन कौन सी तमाम चीजों पे भाई साहब आपका रेजिस्टेंस का फैक्टर डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ का फैक्टर, ठीक है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो पहले फैक्टर पे आएंगे, इस सबको नोट कर लीजिए भाई साहब। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिए। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। फटाफट फटाफट। एक गेम होता था ना, मारियो, कुछ तो गेम होता था, खेला है तुम लोगों ने? सुपर मारियो। तो उसमें पता नहीं वो बंदा जा रहा है ऐसे, तो ऐसा ऐसा होता रहता है ना। तो जितना ज्यादा लंबा चलेगा, ठीक है, उतना उसको रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं, है ना। अगर भाई साहब आप 5 मिनट तक खेलो, ज्यादा लंबा चल रहा है ना। तो ऐसा ही आपका लेंथ है। देखो कंडक्टर में जितना ज्यादा लेंथ होगा, समझ लो ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, जितना ज्यादा लेंथ होगा इलेक्ट्रिसिटी को या चार्जेस को उतना ज्यादा फ्लो करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा वो फ्लो करेगा उतना ज्यादा कोलिजन्स होंगे और उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। वो सुपर मारियो वगैरह जो भी गेम है आपका, जितने भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं, उसमें जितने लेंथ तक आपको जाना पड़ेगा उतना आपको बाधाएं या रुकावटें आएंगी, ठीक है। कंप्यूटर गेम्स का यही मोटो है, ठीक है। वहां पे आप फेलियर के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर एक ऐसा कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जो समझ लो इतने लेंथ का है और एक कंडक्टर है जो इतने लेंथ का है। अभी यहां पे भाई साहब करंट को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। ज्यादा दूरी मतलब ज्यादा कोलिशंस, ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पे कम दूरी मतलब कम कोलिशंस, कम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। द मोर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द मोर इज द रेजिस्टेंस दैट इट फेसेस। ओके, चलिए भाई साहब, हमने अगर लेंथ को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको ऐसे समझिए, ठीक है। समझो भाई साहब, आपका जो ये हाईवे है, ठीक है, हाईवे है, ये अभी कुछ दिनों पहले इसको और लेंथ बढ़ाया गया, देखो इसका ब्रेथ बढ़ाया गया है ना, कुछ दिनों पहले हुआ था। तो अभी देखो एक हाईवे में एक गाड़ी, दो गाड़ी, लेट से 3 गाड़ी, 4 गाड़ी और लेट से 5 गाड़ी एक साथ जा रही है, ठीक है। क्योंकि इसका जो साइज है वो बड़ा है। आपके समझ लो ये सामने वाला लेन है, इस सामने वाले लेन में भाई साहब एक बार में कितनी गाड़ियां जाएंगी? ज्यादा ज्यादा एक या दो। एक ट्रक आ गया तो पैं पू करने लगेंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कम जगह है ना, ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबली 2 गाड़ियां जा सकती हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? देयर इज मोर फ्लो ऑफ व्हीकल्स बिकॉज द विड्थ ऑफ द रोड इज मोर, लेस फ्लो ऑफ व्हीकल्स बिकॉज द रोड इज नैरोअर और द विड्थ इज लेस, ठीक है। तो वैसे ही आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट किसके वजह से होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। तो अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका जो मोटा सा है, ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा जगह मिलेगी, ठीक है। द मोर इलेक्ट्रॉन्स और मोर चार्जेस कैन फ्लो। इफ मोर इलेक्ट्रॉन्स और मोर चार्जेस कैन फ्लो देन ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है। तो अगर एरिया ज्यादा हुआ तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह से एरिया अगर कम हुआ तो कोलिशंस ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका एरिया पे क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी मतलब एरिया अगर भाई साहब ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया अगर भाई साहब ज्यादा कम हुआ तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो रेजिस्टेंस का एरिया के साथ भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। अभी हम आते हैं भाई साहब मटेरियल पे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अभी देखो जैसे ये आपके जापान वगैरह में होते हैं, यहाँ पे तो हम ही निपट जाते हैं, ठीक है। वहां पे भी काफी सारा भीड़ होता है चाइना वगैरह में, लेकिन वहां पे एक्चुअली डेडिकेटेड पुलिसमैन लोग होते हैं, ठीक है। ये दरवाजा वैसा वैसे आके बंद होगा एक्चुअली, और उसके बीच में अगर कोई इंसान रह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दे सी टू इट दैट द पर्सन इज पुश्ड और पुल्ड, ठीक है। और ये लोग भी वहां पे थोड़े से मतलब रैशनल होते हैं, वो बराबर इस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, इस लाइन तक ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्राउड है बेसिकली, ठीक है। और हमारा कैसा है वैसा मारो धाप धूप, जो निकल गया, जो रह गया, ठीक है। लोकल ट्रेन में जब आप सफर करोगे तो आप समझोगे कि चढ़ना तो प्रॉब्लम है ही, उतरना भी उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी कभी आप अगर समझो यहां से चढ़े, मानसरोवर से चढ़े, चलो अंदर घुस भी गए, अगर आप वाशी में उतरेंगे ना भाई साहब आपको उतरने ही नहीं देंगे। आप चढ़े कैसे? किसने बोला आपको इस ट्रेन में चढ़ने के लिए? आपको उतरने ही नहीं देंगे ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है, ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो ऐसा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अभी देखो जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है वहां पे कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे। इफ द डोर इज वाइडर मोर पीपल कैन एंटर। अभी अगर समझ लो ये और ज्यादा डोर बड़ा होता है, इसीलिए आप देखोगे लोकल ट्रेन में डोर होते ही नहीं है, मतलब खुले डोर्स हैं ताकि ज्यादा लोग एंटर कर पाए। अभी समझ लो अगर उसको बंद करना रहता तो हर स्टेशन पे आपको कम से कम 10 पुलिस वाले रखने ही पड़ते, है ना। तो ये जो डोर है, द डोर इज वाइडर मोर पीपल कैन एंटर, ठीक है। ओके, रेजिस्टेंस इज लेस, तो यहां पे रेजिस्टेंस आपका लेस होगा, ठीक है। इफ वायर इज थिकर मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। मैंने आपको ट्रैफिक का एग्जांपल दिया था, यहां पे भी एक एग्जांपल यही है कि आपका अगर वायर थिकर है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो और रेजिस्टेंस आपका लेस हो जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना चार्ज फ्लो होगा, उतना ज्यादा भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपलम? ठीक है। एनी क्वेश्चन सम पीपलम? हेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। एरिया के साथ रेजिस्टेंस की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। मटेरियल पे आते हैं भाई साहब। अभी मटेरियल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज, तो आर इज इक्वल टू, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, आर जो है वो इन दोनों को कंबाइन किया। देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को अगर अपन ने कंबाइन किया तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, क्लियर है? जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं। यहां पे भी वही करेंगे भाई साहब, प्रोपोर्शनलिटी हटा दी, आपने कांस्टेंट को रिप्लेस किया तो ये कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये होता है मटेरियल डिपेंडेंट। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे रेजिस्टिविटी। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग चीजों की रेजिस्टिविटी होती है अलग अलग। ओके ओके ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तो आपका हो गया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो को आप क्या लिख सकते हैं? आर ए बाई एल। ठीक है, आर ए बाई एल। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आप देखो यहां पे ये ओम्स हो गया। ठीक है, देखो यहां पे आपका रेजिस्टेंस हो गया रो एल बाई ए। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर ए बाई एल। तो आर हो गया आपका ओम्स, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका मीटर, तो ये ओम्स मीटर। तो रेजिस्टिविटी भाई साहब कितने में आ जाएगा? ओम मीटर में आ जाएगा। रेजिस्टिविटी का भाई साहब क्या हो जाएगा? ओम मीटर। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल स्पेसिफिक। ये जो है ना भाई साहब मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टिविटी। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग है, आयरन की रेजिस्टिविटी अलग है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग है, जिंक की रेजिस्टिविटी अलग है, सबकी अलग अलग। ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टिविटी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा भाई साहब ओम मीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू, आप देख लो यहां पे ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, जिसको अपन ये भी लिख सकते हैं ओम मीटर। क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम लिख लीजिए ना इसको। ये कुछ कलरिंग कलरिंग चल रहा है क्या कि मेरे ही आंखों में ऐसा आ रहा है? लाल लाल, येलो येलो, कुछ कलर कलर डे है क्या? नहीं, ऐसे ही कोइंसिडेंस? हो गया, डन डन डन, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपका लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, एरिया के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। मटेरियल जो है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अभी हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो आपके कोर्स में नहीं है, बट सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, समझ लो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपके सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? अच्छा, मतलब ये वाला ऊपर जो रखा हुआ वो बैटरी है और तुम्हारे टॉर्च में जो आता है वो सेल है, घड़ी में जो लगता है वो सेल है। नहीं, सेल और बैटरी में ये डिफरेंस नहीं है। एनीवन? सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है? में बैटरी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। हाँ, नहीं, सेल और बैटरी में पावर का भी डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी डिफरेंस है। बेसिकली एक है या दो। अगर एक है, जैसे मतलब सिर्फ एक होता तो उसको हम बोलते थे सेल। तो बहुत जोर से नींद आ रही है, धड़ाम से गिरी ना पड़ो तुम। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब अगर एक से ज्यादा सेल्स होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल्स। ठीक है, अगर भाई साहब आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज बैटरी। ठीक है, तो सेल और बैटरी में बड़ा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस ये सब फर्क नहीं है। एक से जैसे ज्यादा सेल हो जाएंगे तो उसको अपन बैटरी बोलेंगे। सिंपल, समझ में आ रही है? और बैटरी का कनेक्शन हमेशा देखो, जब भी आप सेल डायग्राम्स बनाएंगे ना तो ये आपका बैटरी है। देखो ये ऐसे होगा, समझ लो इस चीज को। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का कनेक्शन होगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का कनेक्शन, ये नेगेटिव। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा सर्किट। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दिस कैन नॉट हैपन। ठीक है, क्लियर है? अगर दोनों भी इक्वल पोटेंशियल के हुए तो आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। देखो, दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विल लुक लाइक। यहाँ पे आपके ये तो बैटरी हो गया, ये आपका की है। की को अपन ऐसे, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। देखो ऐसे, मतलब आपने स्विच दे दिया है, स्विच ऑन कर दिया है। अगर आपका स्विच ऑफ है तो ये ऐसे रहेगा।
ठीक है, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। देखो ये आपका स्विच ऑन है और स्विच अगर ऑफ है तो दिस इज एन इंडिकेटर, ये स्विच ऑफ है। सर्किट तो है लेकिन स्विच ऑफ है, ठीक है। फिलहाल करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। ये स्विच ऑन का मोड है। की को आप अलग अलग तरीकों से, ये एक तरीका है की को रिप्रेजेंट करने का और ये एक तरीका है की को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपका क्लोज सर्किट है, मतलब अभी करंट फ्लो हो रहा है। ये आपका ओपन सर्किट है। दिस इज अ क्लोज सर्किट, दिस इज अ ओपन सर्किट। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ये आपके देखो, आप जब सर्किट को पेपर पे ड्रॉ करोगे तो थोड़े ना भाई साहब ऐसे ड्रॉ करोगे कि आप एक एक बैटरी बना रहे हो, तो आप सिंबल्स यूज करते हैं। These symbols are representing specific components of a particular circuit. एक सर्किट के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो ये होता है आपका अमीटर। तो जैसे ही आपका ये समझ लीजिए आपने कोई रेजिस्टेंस डाला, ठीक है, तो अभी आप देखो इसके पहले क्या था, आपका करंट का पाथ कंप्लीट हो रहा है क्या? सर्किट बीच में से टूटा हुआ है, ठीक है, तो करंट भाई साहब नहीं जा पा रहा है, करंट का पाथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी जैसे आपने ए और बी को जोड़ दिया तो करंट का पाथ कंप्लीट होगा। जैसे ही करंट का पाथ कंप्लीट होगा तो अमीटर में तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये भाई साहब अमीटर की रीडिंग दिखेगी, अमीटर ऐसे मूव होगा। अमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर करंट, ठीक है। तो भाई साहब करंट तो तब मेजर होगा जब करंट फ्लो करे। अगर आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो करंट कहां से जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अमीटर जब ऐसे ही आपने डाला प्रोक से करंट जाएगा और यहां पे आपको दिखेगा कि करंट जा रहा है। दिस इज हाउ द करंट इज मूविंग। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता, ठीक है। ओके ओके ओके, सो ये हो गया आपका भाई साहब करंट। अगर ग्लास रॉड रख दिया आपने, ग्लास रॉड इज बेसिकली व्हाट, एन इंसुलेटर, उसमें से करंट जाएगा ही नहीं। यहां पे भी आपको कोई हरकत होती नहीं दिखाई देगी, मतलब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ग्लास रॉड इज एन इंसुलेटर, it will not support the flow of current, so obviously here in the emitter it will show as zero current. Are we clear to this one people? हम समझ में आतम, समझ में आतम ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपने भाई साहब रबर रख दिया, अगेन वही सेम चीज होगी, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो इसका मतलब हर बार जब आप कोई मटेरियल रख रहे हैं तो या तो वो करंट को सपोर्ट करेगा या तो नहीं करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी होती है करंट को सपोर्ट करने की या ना करने की, इसी को अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो आपने देखा लेंथ पे डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की, आपने देखा एरिया पे डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की। लेंथ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है रेजिस्टेंस की, एरिया पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। अभी हम देख रहे हैं मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंडेंसी है किसकी? रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अलग अलग मटेरियल्स के भाई साहब अलग अलग रेजिस्टिविटीज होती हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटीज। ओके ओके ओके। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? आर्यन एक कोई फैक्टर, जल्दी जल्दी फटाफट, अभी पढ़ा है आपने। नहीं नहीं, फैक्टर कौन से फैक्टर पे? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ओके। आरुष दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा मटेरियल पे, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स हैं भाई साहब, ठीक है। दीज आर द फोर फैक्टर्स, ओके। So resistance of a conductor depends upon the length, area of cross section, material and temperature. These are the four factors, ठीक है। How does the resistance of a wire change when its length is tripled? इसके लेंथ को 3 गुना कर दिया गया है, तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा? आपने देखा कि भाई साहब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर आप भाई साहब इसको 3 गुना बढ़ाओगे तो ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बिकम, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई साहब किस पे डिपेंडेंट है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो आप देखो यहां पे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड दिस इज ऑब्वियसली भाई साहब क्या हो जाएगा? एरिया आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है कि नहीं? इसको हटा दो, अगर ये तो कांस्टेंट है ना भाई साहब, पाई और 4, इसको हटा दोगे तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? 1 बाई डी का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसमें आओ, देखो रेजिस्टेंस के साथ डायमीटर का क्या कनेक्शन है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर। सो डायमीटर को
डायमीटर को अपन ने भाई साहब ट्रिपल कर दिया। আরে আমাকে বলে কি হবে বলুন, আমি যদি ফোন না উঠাই তাহলে আমি কিছু করতে পারবো না। এখন আমি কাজে আছি, একটু পরে ফোন করছি আপনাকে। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर, इफ डायमीटर इज ट्रिपल, तो डायमीटर को अपन ने 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स। डायमीटर इज 3 टाइम्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बोलो, बताइए। डायमीटर को अगर आपने 3 टाइम्स किया तो यहां पे डायमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस decreases by 9 times. Resistance decreases by 9 times. Its material is changed to one whose resistivity is 3 times. ठीक है, इस मटेरियल इज चेंज टू वन whose resistivity is 3 times. तो रेजिस्टिविटी भाई साहब आपका 3 टाइम्स है, रेजिस्टिविटी 3 टाइम्स है। तो आर का भाई साहब क्या है, अगर देखोगे आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए, इसको अपन ने 3 टाइम्स अगर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई साहब। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 3 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, आर इज इक्वल टू पी एल बाई ए, इफ एल इज ट्रिपल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल। आर इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो आपका भाई साहब यहां पे देखो ए का पाई आर स्क्वायर के साथ होता है, मतलब पाई डी स्क्वायर बाई 4। इफ द डायमीटर इज ट्रिपल रेजिस्टेंस बिकम्स 1 बाई 9 टाइम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका 1 बाई 9 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, इफ रेजिस्टिविटी इज ट्रिपल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल। भाई साहब रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of same material? थिक वायर क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका रेजिस्टेंस का क्या है, 1 बाई ए से प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब ए बढ़ेगा तो आर कम होगा, ए कम होगा तो आर बढ़ेगा। ठीक है, तो सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। ठीक है, तो आपका भाई साहब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, करंट विल फ्लो मोर इजीली टू द थिक वायर देन द थिन वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। ओके, सो जैसे सर्किट ऑफ टेलीविजन है, देखो आपका ये अगर टेलीविजन का सर्किट आप रिमूव करेंगे तो ये आपका भाई साहब पूरा पूरा आएगा। ठीक है, दिस इज द सर्किट ऑफ टेलीविजन। टू मेक ड्रॉइंग ऑफ सर्किट्स इजी, लेट्स लर्न इलेक्ट्रिक सिंबल्स। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बार बार भाई साहब बड़े बड़े एक बैटरी को ऐसे दिखाएंगे, फिर एक सर्किट में सारे कंपोनेंट्स को दिखाएंगे। सो वी हैव टू लर्न सम शॉर्टकट्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट सर्किट्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सिंबल्स भाई साहब क्या क्या होते हैं, सो वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सिंबल्स। तो सेल है, देखो सेल को हम ऐसे सिंबल दिखाते हैं, दिस इज बेसिकली सेल। ठीक है, एक सेल है, और बैटरी है, अभी छोटा और बड़ा चल रहा था भाई साहब। तो बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स 4 सेल्स जो भी है, ये हो गया आपका बैटरी। ठीक है, ओके ओके ओके। इसके बाद आपका कीज और स्विचेस, ये आपका प्लग की है, ये क्लोज ऑन। ठीक है, ये आपका ओपन ऑफ। ठीक है, ये टैप की है। ठीक है, ये आपका ऑन ऑफ, ये आपका ओपन ऑफ। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, इसको अपन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ये आपका रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहां पे भाई साहब आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के वैल्यूज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस? ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हो गया भाई साहब। ठीक है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको रेहोस्टैट भी बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेहोस्टैट। ठीक है, यहां पे आप रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सारे सिंबल्स नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला हो गया आपका सेल का सिंबल, ये सब नहीं करना है, ये सेल का सिंबल। ये हो गया भाई साहब आपके बैटरी का सिंबल। ठीक है, कीज, तो ये आपका प्लग की है, ये आपका ऑन, और ये आपका भाई साहब ये आपका क्लोज्ड ऑन, और ये आपका ऑफ। ठीक है, ये आपका टैप की है जो मैंने दिखाया था अभी आपको, ये क्लोज्ड ऑन और ऑफ। ठीक है, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस।
डन 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 डन। ठीक है भाई साहब,